दोस्तों आज मेरे साथ फ्रेम में कर्नल यूएस राठौर हैं। कर्नल साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं। रक्षा के मामले में इस कर्नल साहब की जानकारी बिल्कुल अद्भुत है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या ईरान और इजराइल का जो युद्ध होगा उस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, ईरान मजबूत है या इजराइल मजबूत है, किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। बहुत बेबाकी से सवाल पूछेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि तमाम टीवी डिबेट्स में बहुत सारी जानकारियां जो होती हैं वो इधर उधर से गलत दी जा सकती है, लेकिन हमारे साथ खुद रक्षा विशेषज्ञ हैं। इनसे हम तमाम उन विषयों पर जानने की कोशिश करेंगे जो विषय इस समय देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। ऐसे 72 जगहों पर ये बातें हो रही हैं, तमाम टीवी चैनलों पर हो रही हैं। तो क्या सच में तृतीय विश्व युद्ध होगा? देखिए, अगर आज हम दुनिया को देखें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को फरवरी में 3 साल हो जाएगा और इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध को आज 1 साल पूरा हो गया है और युद्ध चल रहे हैं। अब रूस और यूक्रेन युद्ध में कितने लोग सम्मिलित हैं अगर उसका लगाएं हिसाब तो पूरा नाटो देश जो है रूस के साथ लड़ रहा है वो हो गए आपके 32 देश जी। और रूस के साथ अगर आप देखें तो चीन है, नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस है और भी छोटे छोटे देश हैं जो चीन रूस के साथ। तो मैंने तो अभी आपको कोई 40 देशों की लिस्ट दे दी जो लड़ रहे हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता जो लोग पूछते हैं कि विश्व युद्ध क्या होगा और कब होगा। विश्व युद्ध के इससे बड़ा युद्ध क्या हो सकता है? आप एक युद्ध में 40 देश सम्मिलित हैं। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में आप आते हैं तो आप यहाँ भी पाते हैं कोई 18 देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं। तो विश्व युद्ध में भी अगर आप देखें तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो विश्व युद्ध हुआ था तो एक्टिव पार्टिसिपेंट कोई 1 दर्जन से ज्यादा नहीं थे। इससे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स उसमें भी नहीं थे। तो विश्व युद्ध तो चल रहा है, हमारी आंखों के सामने चल रहा है। अब उसकी परिभाषा कोई अलग बताए तो अलग बात है, या उसे पहचानना ना चाहे वो अलग बात है। 2 बड़े बड़े युद्ध आपकी आंखों के सामने लड़े जा रहे हैं जिसमें कम से कम 2 दुनिया 2-3 धड़ों में बटी हुई है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोग सहायता कर रहे हैं। तो इसको अगर हम विश्व युद्ध की संज्ञा नहीं दे सकते तो फिर विश्व युद्ध कैसा होता है वो मेरी समझ से परे। सर आपने तो ये कह दिया कि विश्व युद्ध हो रहा है, लेकिन अभी इसे विश्व युद्ध कहा नहीं जा रहा है। अभी ये चर्चा है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा जिसमें और भी तमाम देश शामिल होंगे। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये युद्ध होगा? जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, क्या ये युद्ध होगा ईरान और इजराइल का और भी तगड़े तरीके से? देखिए, ऐसा है कि जो इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है, इजराइल कोई 5 एडवर्सरीज के साथ लड़ रहा है। आप देखें तो गाजा पट्टी में हमास है, वेस्ट बैंक में हमास है और दूसरे धड़े हैं। हिजबुल्लाह है आपके लेबनान में, सीरिया से लड़ रहा है, साथ में आप देखें इराक से लड़ रहा है, यमन में हुती से लड़ रहा है और ईरान समर्थित है सारे। तो ये एक सिनेरियो बनता है जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है। अब आती है बात कि ईरान और इजराइल का क्या युद्ध होगा। युद्ध होने में 2-3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। आप बेसिक रिक्वायरमेंट इन द सेंस ये है कि आपके लैंड बॉर्डर्स मिलने चाहिए ताकि आप लैंड आर्मी भेज सकें लड़ने के लिए।
ईरान और इजराइल में कोई 1700 किलोमीटर का दूरी है। हालांकि अगर ईरान चाहे तो लैंड बॉर्डर के जरिए वो इराक सीरिया होके लेबनान आ सकता है या सीरिया से इजराइल में अटैक कर सकता है। लैंड बॉर्डर का ये है। लेकिन ईरान और इजराइल में 1700 किलोमीटर की दूरी है। तो ये माना जाता है कि प्रॉक्सी वॉर छोड़ के ईरान और इजराइल डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आ पाएंगे तो किस चीज का सहारा लेंगे? एयर वॉरफेयर का सहारा लेंगे। नेवी का सहारा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ईरान की नेवी जो है वो पर्शियन गल्फ में है। ज्यादा से ज्यादा वो यमन तक आ सकती है। और इजराइल की नेवी मेडिटेरेनियन सी में है, जो दो अलग अलग सी हैं। तो बचता क्या है उनके पास? बचता उनके पास लड़ने के लिए एक ही तरीका है, वो है एयर वॉरफेयर। और वो एयर वॉरफेयर इनका शुरू हो चुका है। 13 अप्रैल को या अप्रैल में इन्होंने, ईरान ने इनके ऊपर फायर किया था मिसाइल्स, कोई 300 ड्रोन मिसाइल। उसके बाद अभी ईरान ने 200 क्रूज मिसाइल्स मारे। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल कैसे जवाब देगा। अब ईरान के ऊपर अगर इजराइल जवाब देगा और उसको कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेगा तो युद्ध भड़केगा। लेकिन ये युद्ध जो है वो एयर वॉरफेयर तक ही सीमित रहेगा। वर्षों के सैंक्शन की वजह से ईरान की सेना, वायुसेना इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका या इजराइल के सामने अपने हवाई जहाज उड़ा के और मारे जाने का खतरा मोल ले। मारे जाने का खतरा यूं मोल लेगी कि ईरान के जहाज जो हैं वो बहुत पुराने हैं, तो इजराइल या अमेरिका का कोई वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वो चुपचाप एक जगह बैठें। तो ईरान का मिसाइल से जवाब होगा, इजराइल का हवाई जहाज से जवाब होगा और मिसाइल से जवाब होगा। ये एक तरीका बनेगा लड़ाई का। सर, देखा जा रहा है इस समय मीडिया में भी दो धड़े हो गए हैं। कुछ ये बता रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत मजबूत देश है, वो जब चाहे इजराइल को बर्बाद कर सकता है। और कुछ ये बता रहे हैं कि इजराइल बहुत मजबूत देश है, वो जब चाहे ईरान को ख़त्म कर सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या लगता है आपको, दोनों में से मजबूत देश कौन है? अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन? देखिए, ये कहना मुश्किल है। ईरान की आप अगर लैंड आर्मी और उसकी बाकी ताकतें आप देखते हैं तो ईरान वाकई मजबूत है, बड़ा मुल्क है, इजराइल के सामने बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन बरसों का सैंक्शन उसके ऊपर लग लग के वो उसकी आर्थिक स्थिति क्रिपल हो चुकी है। और मैंने आपको अभी बताया कि उसके हालात क्या हैं। ईरान के पास अगर 6-7 लाख की आर्मी है भी तो वो आर्मी इजराइल के खिलाफ नहीं ला सकता। कहां से लाएगा? जब तक कि उसकी आर्मी मार्च करके सीरिया या लेबनान में जाके ना लगे, वो नहीं होगा। वो बहुत बड़ा प्रोवोकेशन हो जाएगा। ईरान की ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हालांकि सीरिया और लेबनान में है, जो लड़ाई का संचालन कर रही है, लेकिन वहीं तक ये चीज सीमित रहेगी। तो ईरान और इराक की लड़ाई में ये बताना कि कौन बड़ा है कौन नहीं है, वो चीज अलग है। इजराइल के अंदर अगर अमेरिका का सपोर्ट हटा लिया जाए तो इजराइल वाकई एक बहुत कमजोर मुल्क दिखता है। अब बात की जाए कि क्या इजराइल के पास परमाणु बम है, तो इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल ने इसको नहीं माना है लेकिन नकारा भी नहीं है। तो कहा जाता है कि इजराइल के पास कोई 60 परमाणु बम है। इजराइल के पास या ईरान के पास?
इजराइल के पास। इजराइल इज अ न्यूक्लियर पावर। इजराइल मानता नहीं है, लेकिन वो इसको खारिज भी नहीं करता है। लेकिन ये बात दुनिया में जग जाहिर है कि इजराइल इज अ न्यूक्लियर पावर। ईरान नजदीक है न्यूक्लियर पावर बनने के, और वही सबसे बड़ी अमेरिका की चिंता का विषय है। ये खबरों में ये भी चर्चा हो आती सकता है ईरान निकट भविष्य में कोई न्यूक्लियर टेस्ट भी ना कर दे। ठीक है, तो आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जो एयर कैंपेन से जीता गया हो, और इनके बीच में 1600-1700 किलोमीटर की दूरी है, और उस दूरी के बीच में वो 4 से 5, 3 से 4 दूसरे देश जो न्यूट्रल हैं उनकी वायु सीमा का उल्लंघन करके इजराइल के ऊपर आएंगे, या इजराइल अगर उड़ेगा तो वो 2-3 जॉर्डन का, सऊदी अरब का, बहरीन का, इन सब का जब वो उल्लंघन करेगा तभी ईरान तक पहुंचेगा। और ईरान जब करेगा तो इराक है, सीरिया है, लेबनान है, या और नीचे आप आ जाइए तो आपका इराक है और जॉर्डन है, तब आप इजराइल आते हैं, और नीचे आ जाइए तो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन होके आना पड़ता है। तो उन देशों की वायु सीमाओं का भी आपको तो उल्लंघन करना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ईरान की जो सेना है वो लेबनान पहुंच जाए और लेबनान से युद्ध हो? वो एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन होगा। वो अगर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ऑल आउट वॉर को कोई नहीं रोक सकता। ईरान की सेना अगर लेबनान पहुंच जाए 1600 किलोमीटर, और लैंड रूट वो कम से कम 2300 किलोमीटर का है, 2300 किलोमीटर दूर जा करके अगर ईरान की सेना लड़ने गई तो बीच में वो ब्लॉक हो जाएगी, और वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ईरान इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक एयर वॉरफेयर में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवोकेट कर सकते हैं। कोई हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर आप क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी सोचा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर इजराइल अटैक ना कर दे, या स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन से या कोवर्ट ऑपरेशन से आप किसी हेड ऑफ स्टेट को या किसी इंपॉर्टेंट आदमी को मरवा सकते हैं। जैसे इस्माइल हानिया को 31 को मरवाया था अप्रैल में इजराइल ने। तो ऐसी चीजें होंगी। और इसके अलावा युद्ध क्या हो सकता है? बाहर कोई इंटरेस्ट है, अगर युद्ध बढ़ेगा तो ईरान की एम्बेसी में कोई अटैक कर देगा, कोई इजराइल की एम्बेसी में अटैक कर देगा। तो ये कोई युद्ध, जो भी युद्ध होगा वो ऊपर ऊपर से ही होगा। लैंड आर्मी नहीं इंगेज होगी। लैंड आर्मी 2300 किलोमीटर आके लड़ने का मतलब वो आर्मी फिनिश हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। अगर सर ऐसा होता है, आपने तो सीधे कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, हवाई वार होंगे। अगर ऐसा होता है, ईरान और इजराइल का युद्ध होता है, तो उस पर भारत का क्या असर पड़ेगा? अगर ईरान इजराइल का युद्ध जो है, भारत के दोनों मुल्क दोस्त हैं। ईरान इजराइल के युद्ध में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे तुरंत असर पड़ेगा। जैसे भी लड़ाई शुरू हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। ईरान का हो सकता है कि उसके तेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनरी वगैरह, उस पर इजराइल अटैक कर दे। तो ईरान ने पहले भी धमकी दी है कि अगर हमको तेल नहीं बेचने दोगे तो हम दूसरों को भी बेचने नहीं देंगे। पर्शियन गल्फ से जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सऊदी अरब से लेकर के बहरीन, कतर, कुवैत, सब हैं, उनका सारा तेल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो उस जगह वो उसको रोकेगा, वहां पर वो हमलावर होगा, तेल आना बंद होगा, अपने आप तेल के दाम चढ़ जाएंगे। दूसरी बात है, रेड सी के थ्रू जो 15% तेल जाता है और सारे यूरोप के लिए जाता है, वो हूती विद्रोहियों ने अभी भी रोक रखा है।
वहां से लोग बड़ी मुश्किल से तेल के टैंकर निकाल रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज आएगी कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बुरा असर तो पड़ना है। वो भारत कोई अपवाद नहीं है, भारत पे भी पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, इजराइल 1 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, आज 1 साल भी हो गए हैं। इजराइल में सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बंद है। इजराइल के तमाम जो नए लड़के हैं वो सेना में शामिल हो रहे हैं। इजराइल इस समय सरवाइव कैसे कर रहा है? कैसे के बारे में आपको समझना चाहिए, इजराइल बहुत बड़ा कंट्री तो है नहीं, छोटा सा कंट्री है। आप उसके नॉर्थ में खड़े होके मिसाइल मारिए, साउथ में गिरेगा, साउथ से मारिए नॉर्थ में गिरेगा। और उसकी मोटाई जो अगर आप बोले ईस्ट वेस्ट तो और भी पतली है। इजराइल में आज की तारीख में 1 साल के अंदर आप उसका खर्चा देखें तो इजराइल ने बेतहाशा खर्च किया है लड़ाई में। और आप सही कह रहे हैं कि अभी इजराइल की प्रायोरिटी बदल गई है, उन्होंने लड़ाई लड़नी। वो मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बाकी सारी चीजें जिससे कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। अब इजराइल में 1 साल से लड़ाई हो रही, कौन इन्वेस्ट करने आएगा? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरीके से ठप हो गई है। जो एबल बॉडीड लोग हैं, औरतें, आदमी, वो सारी सेना में आ गए हैं, है ना। कहा जा सकता है इजराइल बिल्कुल थक गया है, खत्म हो रहा है। अगर बाहर का सपोर्ट ना हो, वो अमेरिका का सपोर्ट ना हो, तो और कोई कंट्री होता तो अभी तक उसने हाथ खड़े कर देने थे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है जिस दिन से आप लड़ाई लड़ते हैं। तो इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है कि अमेरिका के हिसाब से अगर अमेरिका के सपोर्ट ना हो तो ये इजराइल लड़ नहीं सकता। और जितने भी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं सारे अमेरिकन हैं। अरे अमेरिकन हथियार आ रहे हैं, रोज आते हैं हथियार अमेरिका से, तो इजराइल फायर करता है। यहाँ तक कि इजराइल को भारत ने भी तोप के गोले भेजे। ठीक है, तो इजराइल का साइज ही इतना बड़ा है कि उसके अंदर वो बगैर बाहर की मदद के नहीं लड़ सकता। सर यही सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पूछा है, उसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ कि अगर इजराइल ईरान का युद्ध होता है तो भारत किसका साथ देगा? भारत किसके साथ खड़ा रहेगा, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? भारत का साथ तो सिर्फ एक चीज का है, वो है कि आप किसको डिप्लोमेटिक साथ देते हैं। जैसे भारत ने अभी भी हिजबुल्ला को या हमास को आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है। देखिए, भारत का तो यही साथ है कि अगर लड़ाई होती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है, बहस होती है। वहां पर आप जो है किस तरीके से आप अपना पक्ष रखते हैं और किसका वो डिप्लोमेटिक चीज है। उसके अंदर में हो सकता है इशू बेस्ड भारत अपना रुख अपनाए कि इजराइल को मना नहीं कर सकता, का बुरा मानेगा, ईरान को मना नहीं कर सकता क्योंकि ईरान के साथ ईरान के साथ उनके लॉन्ग टर्म हमारे संबंध हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, वहाँ छबार अपना बंदरगाह है जो हमने ईरान में डेवलप किया है, और ईरान को हमारे लिए ईरान का सपोर्ट जरूरी ताकि हम सेंट्रल एशिया में जा सके वगैरह वगैरह। और हमारे पास ईरान का विरोध करने के लिए कोई वैलिड कारण भी नहीं है, और उसी तरीके से हमारे पास इजराइल का विरोध करने के लिए कोई वैलिड कारण नहीं है। तो हमें बहुत ही डिप्लोमेटिकली टाइट रोप वॉक करना पड़ेगा और इशू बेस्ड सपोर्ट देना पड़ेगा। जब भी ये सारी चीजें इंटरनेशनल फोरम में डिस्कस होती हैं, वोटिंग होती है, तो या तो आप एब्सटेन कीजिए या आप बहुत ही सधे हुए तरीके से अपनी बात रखिए, तो ये होगा उसमें। सर क्या कभी ईरान का पाकिस्तान भी सपोर्ट कर सकता है न्यूक्लियर मामलों में या किसी और मामलों में? ईरान और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का, ईरान और पाकिस्तान जो है वो एक अपोजिट नेशंस है। एक शिया नेशन है, एक सुन्नी नेशन है।
ईरान और पाकिस्तान का प्रॉब्लम बलूचिस्तान में बहुत चल रहा है। वो बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाते हो। ईरान कहता नहीं, तुम हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाते हो। और वहां पर हत्याएं होती रहती। अभी बीच में हुई थी, ईरान ने मिसाइल मारे थे। ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल से अटैक किया था, ठीक है। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों का। और पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक आ रहा है तो वो अमेरिका का साथ देगा कि या ईरान का साथ देगा। और आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान या कोई देश जो है दूसरे देश को अपने न्यूक्लियर वेपन उधार दे दे कि भाई तुम चला लो। ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान ऐसे करके ऐसी बुरी तरह फंसेगा कि उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो कोई नहीं करेगा। और ईरान के लिए तो वो हरगिज ही नहीं करेगा। तो रशिया क्या साथ दे सकता है न्यूक्लियर वेपन को लेकर ईरान का? क्या किसी भी मामले तमाम गोला बारूद है? कहते हैं कि अभी रशिया ने S-400 जो उनका सबसे अच्छा एंटी एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो उन्होंने तेहरान को दिया है, अभी दे दिया है, ठीक है। और रशिया का सपोर्ट, चाइना का सपोर्ट ईरान के लिए क्रूशल होगा, क्योंकि वो हेवी वेट है, न्यूक्लियर पावर है। उनकी धमकी, उनका कहना लोग मानते हैं, डरते हैं। अगर जैसे इजराइल के ऊपर अमेरिका बैठा है तो उसकी तरफ दो बैठे हैं और उससे बात में दम आती है। दो आपका रशिया और चाइना दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करने की जरूरत पड़ी तो वो वीटो भी करेंगे। तो ये किस तरीके से सिचुएशन आगे मोड़ लेती है। अब ईरान के बड़े एहसान है रशिया के ऊपर। यूक्रेन वार में ईरान ने उनको ड्रोन्स दिए, यूक्रेन वार में उन्होंने मिसाइल्स दिए और पिछले 2 साल से दे रहे हैं। तो उस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ रही है। तो रशिया और ईरान की दोस्ती तो अच्छी है और चीन भी उसी तरीके से पास आ गया है। एक बार टाइम था कि चीन के कहने पे ईरान और सऊदी अरबिया मित्रता संधि करने जा रहे थे, तक ये लड़ाई शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा डायनेमिक होता है, वो कौन किधर जाएगा। लेकिन ये दो देश बहुत बड़े हैं, इनकी बात लोग मानते हैं और ये विश्व पटल पे अपनी बात कहला सकते हैं। सर एक दो सवाल करके हम इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। सर देखा ये जा रहा है कि ईरान एक मुस्लिम देश है और वो तमाम मुस्लिम देशों से अपील भी कर रहा है साथ देने के लिए, लेकिन ईरान का साथ कुछ मुस्लिम देश दे रहे हैं लेकिन बहुत सारे मुस्लिम देश उससे कट क्यों रहे हैं, उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, अभी खामेनेई ने जो अपना टेलीविजन एड्रेस किया था उसमें वो राइफल लेके आए थे और उन्होंने पूरे मुस्लिम देशों को ये आग्रह किया और कहा कि आप हमारा साथ दीजिए। जो बेसिक प्रॉब्लम है ईरान की और जो अंदर की जलन ये है कि ईरान है शिया कंट्री जी, और मिडिल ईस्ट में सारे नहीं तो अधिकांश जो नेशन है वो सुन्नी है। दिल से तो कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट की बादशाहत और जो लीडरशिप है वो एक शिया कंट्री को चली जाए। जिस तरीके के तेवर ईरान दिखा रहा है अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ, तो वो अगर ये चलता रहा तो उसको ये मिडिल ईस्ट की लीडरशिप मिलनी तय है। लेकिन ये मिडिल ईस्ट की लीडरशिप सुन्नी नेशंस जो हैं, बड़े बड़े सुन्नी नेशंस जो हमारे मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, वो इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो ईरानी लीडरशिप के नीचे चलें। और सबके अलग अलग जो हैं क्या कहते हैं इंटरेस्ट हैं। अभी आपके देख लीजिए, इतनी लड़ाई हो रही है, जॉर्डन ने एक राउंड भी फायर किया नहीं, इजिप्ट ने एक राउंड भी फायर किया नहीं, सऊदी अरब ने एक भी राउंड फायर किया नहीं।
तो ये सारे लोग जो हैं अमेरिका के एहसान के नीचे कंट्रोल में। वो मिडिल ईस्ट के अंदर लीडरशिप डिवाइडेड है और कोई भी दिल से सुन्नी नेशन नहीं चाहेगा कि वो शिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट करे। अंदर से अच्छा ये सर, कभी नहीं होगा। मेरे लास्ट दो क्वेश्चन ये हैं कि क्या सर ईरान में तख्ता पलट भी हो सकता है? जो रज़ा पहलवी हैं वो अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इज़राइल का दुश्मन नहीं है, ना ही ईरान का दुश्मन अमेरिका है, और अगर ईरान के लोग अपने इस्लाम कल्चर को छोड़कर, रज़ा पहलवी जो इससे पहले उनका ख़ानदान प्रधान वहाँ का राजा रहा है, क्या बांग्लादेश की तरह या श्रीलंका की तरह अमेरिका यहाँ पर भी तख्ता पलट कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि ईरान के अंदर में बहुत लंबे समय से शाह ऑफ ईरान के जाने के बाद एक थियोक्रेटिक जो रूल चल रहा है, पहले खामेनी थे, अब खामेनेई है। इससे लोग आजिज तो आ गए हैं, लोग जाना चाहते हैं, इनसे निकलना चाहते हैं, और उनको ये भी पता है और कहते हैं कि इनकी वजह से हमारे ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे। अगर आज ईरान के पास ऑयल न होता तो वाकई ईरान को जिंदा रहने में मुश्किल आनी। लोग निकलना चाहते हैं, और इसी के चलते जो अभी पेशकियान जो हमारे राष्ट्रपति बने ईरान के, वो एक तरीके से लिबरल माने जाते हैं, और उनको उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये शायद वेस्ट के साथ थोड़े अपने ताल्लुकात अच्छे करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? बीच लड़ाई में तो उनको राष्ट्रपति बनना पड़ा, और अभी वो बेचारे किसका साथ दें? तो तख्ता पलट की साजिश हो सकती है, लेकिन रजा पहलवी के खानदान को वापस आने का चांस नहीं है। वेस्ट क्या चाहता है? वेस्ट ये चाहता है, अमेरिका, कि वहां पर थियोक्रेटिक रूल हटके डेमोक्रेसी आ जाए। तो ईरानियन पब्लिक जो है वहां पर एक अपना लिबरल और प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेगी, जिसमें कि वेस्ट के आइडियाज को ज्यादा जगह मिलेगी। अभी तो वहां पर जो धर्म गुरुओं का राज है, तो उनके यहाँ वेस्ट के आइडियाज को सिंफुल माना जाता है, पाप माना जाता है। तो वो चीज ईरान की पब्लिक इनके रूल के नीचे बहुत साल, बहुत दशक हो गए, तो 50 साल हो गए सर। तो ऊब तो गई है, और वो निकलना भी चाहती है, लेकिन वहां पर कंट्रोल इतना ज्यादा है कि वो हो नहीं पा रहा है। वो करने की कोशिश तो की जा रही है, और करेंगे भी लोग। पहलवी खानदान जो है वो अमेरिका से ईरान को आज भी सपने दिखा रहा है कि हम वैसा ही ईरान लाएंगे, डेवलप माइंडसेट का ईरान लाएंगे, और जो 50 साल पहले ईरान इतना विकसित था कि इजराइल भी उसका दोस्त था, अमेरिका भी उसका दोस्त था, वैसा ही लाएंगे, और कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। तो क्या ईरान में कोई रूट्स नहीं है? वो इतना समझे कि वो आकर के वापस उनका उसी तरीके से खैर मकदम होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ईरान में एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी आ सकती है, अगर प्रेजेंट रेजीम जाए तो। ये प्रेजेंट रेजीम तभी जाएगी जबकि ईरान में इंटरनल विद्रोह होगा। जब इंटरनल विद्रोह होगा तभी यह संभव है, लेकिन एक आधे किसी एक पर्सनालिटी को मार देने से, हटा देने से ऐसा नहीं हो। आखिरी सवाल है सर, इसके बाद इस सेशन को ख़त्म करेंगे। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है, हर आदमी ये पूछना चाहता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो उसमें भारत जो है वो किन किन देशों के साथ लड़ाई लड़ेगा, या किन किन देशों को समर्थन देगा? भारत की स्थिति क्या होगी अगर तृतीय विश्व युद्ध आता है? हालांकि 2 देश, 2-4 देश, आपने 40 देशों का जिक्र किया, वो किसी न किसी तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत कहीं से नहीं लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान नहीं लड़ रहा है, चाइना नहीं लड़ रहा है, भारत का बगल का देश श्रीलंका नहीं लड़ रहा है, बांग्लादेश नहीं लड़ रहा है। लेकिन अगर होता है तो इन सब देश की क्या स्थिति होगी, भारत की क्या स्थिति होगी? वही मैं कह रहा हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध क्या किसको कहते हैं। जब आपके सामने मैंने 2 जगह बता दी कि इतने सालों से लड़ाई हो रही है, मैं छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट जो उनको गिन भी नहीं रहा हूँ,
लेकिन तृतीय विश्व युद्ध होगा तो किसकी उसमें होगी? यहाँ पर यूरोप में लड़ाई हो रही है जिसका एशिया पे कोई असर नहीं पड़ता। भी जाहिर सी बात है, एशिया में चीन भी है, रूस भी है, लड़ रहे। लेकिन कल को अगर ये आग जो है आप पाए लद्दाख में आ जाती है, या वो पाए साउथ चाइना सी में आ जाती है, तो भारत को तो भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं ड्रॉ होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि एक थिएटर से दूसरे थिएटर में कॉमनैलिटी नहीं है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई मिडिल ईस्ट की है, यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन की है, अगर कल को ताइवान के साथ होता है वो ताइवान की होगी। हाँ, हालांकि प्लेयर्स सेम होंगे। विश्व युद्ध की कल्पना करना कि इस मुताबिक होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई एक आधा थिएटर खुलता है तो जिसको आप विश्व युद्ध समझते हैं वो हो भी सकता है। आज की तारीख में दुनिया में विश्व युद्ध ऑलरेडी लड़ा जा रहा है। बात दूसरी कि हम उसे रियलाइज नहीं कर रहे हैं। के सामने मैंने अभी जो है 40 से 58 देशों का बता दिया जो कि लड़ाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि कैसे क्या कब हो सकता है। थैंक यू। तो हमारे साथ दोस्तों थे रक्षा विशेषज्ञ यूएस राठौर साहब। इन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से हमें बताया कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, भारत की क्या स्थिति होगी, युद्धों का असर देश पे कैसे पड़ता है, ईरान मजबूत है या इजराइल मजबूत है। इन तमाम विषयों को अगर आपने ठीक ढंग से सुना तो आपके ज्ञान में मेरे ख्याल से बड़ी वृद्धि हुई होगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो अगर आपने यूट्यूब पर देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कॉमेंट करके बताइएगा कि ये डिबेट आपको कैसी लगी, ये वर्चुअल पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।